बीकेएस का सभी को नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एयरमैन के एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं। इन्होंने अपनी जिंदगी में 2 अटेम्प्ट दिए और दोनों ही बार एयरफोर्स में ये पास हुए और सेकंड टाइम फाइनली इनका गॉट सेलेक्टेड हो चुके हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने अपने एयरफोर्स के सिलेक्शन के लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक और कितना सेल्फ स्टडी पर फोकस किया है और कितना कहाँ से इन्होंने नोट्स कलेक्ट किया या फिर कहाँ से इन्होंने कौन कौन सी बुक पढ़ी या फिर एग्जाम में इन्होंने कैसा प्रेशर फील किया, तो वो सारी बातें आज हम इनसे इन्हीं के द्वारा सुनेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए इस मूवमेंट के लिए कि आप अगर अपकमिंग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले सेलेक्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपको कैसे अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है अगर आपका ड्रीम है एयरफोर्स में जाने का। तो जितेंद्र जी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका ये कौन से अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ? तो आप सुन रहे हैं कि ये इसका सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। तो उससे पहले एक चीज और बताएं ये आप जितेंद्र जी, आपकी जो बुक थी, जो आपने इतना सिलेबस कवर अप किया एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए, एक्स ग्रुप के लिए, एक्स के लिए ना, तो एक्स के लिए, तो वो पहले बुक पूरी बताइए कि आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी। जो बुक थी वो तो 11th-12th ही थी बेसिक। इसके साथ लूसेंट इंग्लिश और लूसेंट फिजिक्स RS अग्रवाल में। तो देख सकते हैं कि 11th-12th एनसीईआरटी, उसके साथ लूसेंट का इंग्लिश, लूसेंट का फिजिक्स और RS अग्रवाल का इन्होंने मैथ का सिलेबस पढ़ा। वो RS अग्रवाल एनडीए वाला ही है ना? एनडीए। हाँ, तो एनडीए और एनडीए वाला वो RS अग्रवाल है। तो सबसे पहले हम बात करें कि देखो, इंग्लिश की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एयरफोर्स में, क्योंकि 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश की आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजी रही, उसे आप थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करके बताइए। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 20 में से 10 अटेम्प्ट तो करना ही जरूरी है और 10 एक्यूरेट भी करना जरूरी है। और 20 में से पहले तो यही होता है कि जो आ रहे हैं उन्हें ही अटेम्प्ट करें और जो अटेम्प्ट हो जाए उन्हीं पर फोकस करें और तुम्हारी जो वोकैब है उस पर पहले क्लियर करें। और इंग्लिश में तो सभी कर लिया। हाँ, तो बुकैम के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? क्योंकि काफी लोगों को बुकैम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो 11th-12th के बाद उनका बुकैम इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो बुकैम के लिए क्या आपने स्पेशल एफर्ट लगाए? बुकैब के लिए यही है कि जो लूसेंट है, लूसेंट की बुकैब दे रहा है कि सिनोनियम क्या है पीछे बुकैब। हाँ, बुकैब वाला पोर्शन क्लियर किया और इधर उधर से और देख लिया 4-5। क्या आपने इंग्लिश का नीट पेपर प्रेफर किया? हाँ, इंग्लिश का था, लगा रखा था हिंदू। अच्छा, हिंदू। तो उसमें से आपने कितना बुकैब क्लियर किया क्या, या फिर उसमें से आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि द हिंदू किस प्रकार से पढ़ाया जाए? द हिंदू में जो एडिटोरियल आता है उस पर ही फोकस किया ज्यादातर। तो उसमें ही ज्यादा व्याकरणिक रूप से बढ़िया चीज दिखाई देती है, शब्द होते हैं उसमें इंग्लिश के। और अपने पास वो इंग्लिश डिक्शनरी कौन सी होती है, वो माई इंग्लिश ऐप, वही बहुत है। अच्छा, ये इनडायरेक्टली वे में कहना चाह रहे हैं कि आपको इंग्लिश के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक तो लूसेंट पब्लिकेशन जो एयरफोर्स का आता है वो लगाना है, उसके अलावा इंग्लिश में एक मेन बात ये है कि जो उनकी सिनोनियम्स है उन्हें क्लियर कर लें और तुम्हारे जो पोर्शन जो बाकी बातें हैं वो एडवर्ब है और ये इनमें से बहुत ज्यादा फंसता है। सिनोनियम्स मोस्ट ऑफ फंसता है। सिनोनियम्स में एडवर्ब है तुम्हारी, वो भी आती है। हाँ, ये पूछ लिया जाता है कि नाउन से एडवर्ब कैसे बनाए, एडजेक्टिव से प्रोनाउन कैसे, नाउन कैसे बनाए। इस टाइप का क्वेश्चन भी एयरफोर्स में कभी कभी पुट होता है। और मैथ के लिए आपका RS अग्रवाल में क्या क्या एफर्ट लगाया, पूरा A to Z स्ट्रेटेजी बताइए। कितने नंबर का मैथ आता है और कैसे कैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट करना होता है? मैथ तो 25 नंबर के मार्क्स का आता है और वो 20 मिनट टाइम होता है ना इसका। हाँ, शायद 20 मिनट ही होता है। और उसमें पहले तो यही क्वेश्चन जो आते हैं वही अटेम्प्ट करने होते हैं। 60 ज्यादा आती है उसमें मैट्रिक्स। और तुम पूछो कौन सा? और ये मैथ के लिए ये बोल रहे हैं कि ज्यादातर है आपको, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस या फिर कौन से टॉपिक पर कम फोकस या फिर कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो जिससे स्टूडेंट उसी की तैयारी करें। मैथ्स में तो सभी टॉपिक है, सभी आते हैं। स्टैटिक्स भी आती है तुम्हारी, प्रोबेबिलिटी आती है और तुम्हारी जो
और कौन सी है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हाँ, मैट्रिक्स, लॉगरिथम, तो ये लॉगरिथम भी आती है। तो ये टॉपिक है। इन्हें ये थोड़े से नर्वस हो दिखाई दे रहे हैं फिलहाल मेरे को। लेकिन अब फिजिक्स की बताइए, आपकी फिजिक्स की क्या स्ट्रेटजी रही? फिजिक्स की तो सॉरी बढ़िया ही फिजिक्स में तो सभी चैप्टर होते हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं कि तुम कि ओ क्या बोलते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, और थ्योरेटिकल आते हैं सबसे। और थ्योरेटिकल में भी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि रूम का टेम्परेचर इतना है, हीटर का वो रेफ्रिजरेटर का वो दरवाजा खोल दे तो क्या होगा, ऐसे टेम्परेचर आते हैं सभी थ्योरेटिकल। और वैसे नॉर्मल और तुम्हारी जो है ना मॉडर्न फिजिक्स, उसमें से भी क्वेश्चन मोस्ट कट ऑफ होते हैं। और ये आज का फिजिक्स का क्राइटेरिया कि फिजिक्स से कभी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है कि उसमें आता है, बट इतना नहीं आता है कि तुम सोच रहे हो कि पूरे न्यूमेरिकल ही दे दे। हाँ, कि लाइक दैट ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाए, क्योंकि 40 मिनट में आपको वहां पर 50% सॉल्व करना होता है, तो पेपर ज्यादा फिजिक्स इतना क्रिटिकल नहीं आता है। सही है। तो आपकी जितेंद्र जी, ये अब अपकमिंग एग्जाम है, और लास्ट मोमेंट क्या था आपका पेपर का कि आपने कितना प्रेशर फील किया कि कल आपका एग्जाम है, तो लास्ट नाइट आपने जो भी किया था कि मेरे को मॉर्निंग में एग्जाम देना है, और कितना प्रेशर फील किया, और एग्जाम हॉल में जाकर आप कितने प्रेशराइज हुए? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो तो वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में इतना प्रेशर में होता है कि उसे पता ही नहीं पड़ता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए बच्चे क्या करें, उसे बताइए। प्रेशर का कोई नहीं सकना है ऐसे का जो पढ़े जा रहे हैं कि प्रेशर तो कोई नहीं है, और फिर भी थोड़ी बहुत हाँ, थोड़ा बहुत प्रेशर लेना ही चाहिए, क्योंकि पेपर पास करना होता है। और तुम्हें पता है कि पेपर तो पास है जाओगे यार दूसरा क्वेश्चन टॉप करो। चलो ये बताइए कि आपकी 11th 12th की, सॉरी 10th और 12th की क्या क्या वो रही, और कितना कितना आपका वेटेज रहा 10th और 12th क्लास में, कि 10th या 12th क्लास का इम्पैक्ट कुछ एयरपोर्ट्स के एग्जाम में पड़ता है क्या? 11th एंड 12th का पड़ता है, 11th का मोस्ट ऑफ पड़ता है उसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ फिजिक्स 11th से ही आती है। और तुम्हारे जो वो मैथ के जो मैट्रिक्स और ये प्रोबेबिलिटी से कंडीशन समा करना वगैरह नहीं, ये सब उसमें फिजिक्स में और मैथ में दोनों 11th से ही आता है, 12th से भी आता है। और 10th क्लास का कुछ वेटेज है आपके एयरपोर्ट्स में? 10th क्लास का वेटेज वही है जो तुम्हारे क्वेश्चन वैसे होते हैं ना, जैसे थ्योरेटिकल, वो क्वेश्चन 10th के आते हैं मोस्ट ऑफ। अच्छा, तो ये बताइए आपने 10th क्लास कहाँ से की, और कैसे कैसे आपने 10th क्लास में क्या क्या एफर्ट लगाए, वो सारी चीज बताइए। क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं कि जिन लोगों की 10th या 12th क्लास ज्यादा बेटर होती है वो लोग जल्दी एयरपोर्ट में सेलेक्ट होते हैं। तो आपका क्या मानना है कि 10th या 12th या फिर 11th को इतना बेटर कर लिया जाए कि मतलब कोई कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाए? ऐसा कुछ मैटर है क्या इसके पीछे? हाँ, इसके पीछे मैटर है ना, सबसे बड़ा मैटर तो यही है कि तुम्हारी 10th मजबूत हो, 11th और 12th। 11th मोस्ट ऑफ मजबूत होनी चाहिए। एनसीईआरटी है तो और ही बढ़िया है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ज्यादा पटअप होते हैं सीएसवी में। और 11th की बढ़िया है। और ये दोनों क्या होती है, 10th और 11th और 12th। 10th की तो थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं। और नॉन टेक का मैं बाई ग्रुप के लिए 10th की तो बढ़िया रहेगी, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकली आता है। और 11th 12th के लिए तो नहीं, एक्स ग्रुप वालों के लिए तो 11th 12th ही बढ़िया है। अच्छा, आपने बाई ग्रुप भी ट्राई किया? नहीं किया। नहीं, बाई ग्रुप ट्राई नहीं किया, तो आपको बाई ग्रुप की स्ट्रेटेजी नहीं बतानी चाहिए। नहीं तो इतना बताया, जो बड़ी थे वो मतलब बाई ग्रुप के सब जाने। अच्छा, तो आप जान सकते हैं कि अगर आपने 11th 12th में थोड़ी कम मेहनत की है, मान लो जिन लोगों ने काफी कम मेहनत की है, या फिर वो कम ग्रेड से पास हुए हैं या कम परसेंट से पास हुए हैं 12th क्लास में, तो उन लोगों को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए फिलहाल के लिए? क्योंकि उन्हें भी सिलेक्ट होना है, तो उन्होंने 11th 12th में इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया, तो अब उन्हें मतलब क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अपने आप में कि वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाए? उनके लिए तो यही कहना होगा कि बुक लाएं, लूसेंट की या अरियंत की ले आए, या आर.एस. अग्रवाल की ले आए। अगर एक्स ग्रुप में जाते हो तो आर.एस. अग्रवाल और लूसेंट की बुक लाके उनमें पढ़ें। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उसी में से पुट अप होंगे। और तैयारी करें, और क्या करें, तैयारी करें। ये बताइए जितेंद्र जी, आपके टाइम पर यूट्यूब का कितना रोल रहा? आपने अपनी जो सेलेक्ट हुए थे
तो उस टाइम पर आपने कितना यूट्यूब किया था? क्योंकि काफी लोगों से बात होती है तो वो फिलहाल ये बोलते हैं कि कोचिंग जाने से बेटर है कि यूट्यूब कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर होता है। तो आपका क्या मानना है यूट्यूब को लेकर? यूट्यूब को लेकर तो ये फिलहाल तो यूट्यूब ठीक है, क्योंकि क्या बोले वैसे तुम्हारा टाइम बचेगा यार, उधर उधर तुम्हारी मनी बचेगी, टाइम बचेगा, और सबसे बड़ी बात तो और तरह तरह की वीडियो देखो, ट्रिक्स देखो। और मेरे टाइम पे तो यूट्यूब मोबाइल ही नहीं है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि इनके टाइम पर मोबाइल नहीं था, तो लगभग इनका ऑलमोस्ट बोला जाए कि यूट्यूब के कंट्रीब्यूट इनके सिलेक्शन में जीरो ही रहा है। लेकिन काफी बच्चों ने बात होती है कि वो यूट्यूब पे एक टीचर से वीडियो देखते हैं, वो पसंद नहीं आया, उसी का फिर वो दूसरा वीडियो देखते हैं, तो इसमें वो काफी टाइम भी गवा देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। उसको लेकर क्या मानना है आपका? टाइम को लेकर क्या मानना है? टाइम को लेकर ये मानना है कि वो एक ही जो चैनल है उसी पे फोकस ज्यादा करें और इधर उधर घूमने। हाँ, एक बात और ये, कोचिंग में आज ये चेंज कर ली, वो चेंज कर ली, कोचिंग में चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। एक नोट्स होने चाहिए सभी के और उसी से ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इधर उधर जाने से उनको टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ नहीं होता है। हाँ, तो ये बोलना चाह रहे हैं जितेंद्र जी कि अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं तो आपको एक टीचर पकड़ना है पहले, उसी को आप फॉलो करना है, और कोचिंग भी आपको चेंजेस नहीं करनी चाहिए। जो भी कोचिंग आप पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट कोचिंग है और वहीं से अपना प्रॉपर नोट्स कलेक्ट करने चाहिए। उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सही है ना जितेंद्र? बिल्कुल राइट। और ये बच्चे कुछ कोचिंग खत्म होने के बाद सेल्फ स्टडी का क्या रोल रहता है? आपने कितनी सेल्फ स्टडी की कि इस प्रकार से आप सेलेक्ट हुए? मेरा रोल तो सेल्फ स्टडी का ही है, और तुम जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतनी ज्यादा गेन करेगा नॉलेज। और उसके बाद सेल्फ स्टडी तो ये है कि तुमने जो कोचिंग में जो पढ़ा था वो द्वारा तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी, और इससे तुम्हारा सेल्फ स्टडी तो मस्त चीज है। और क्या, तो ये कहना अल्टीमेट कहना बोलना ये चाह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी ज्यादा बेटर होती है बजाय कोचिंग पे इधर से उधर भागने से। अगर आप फिर तो तुम्हें नोट्स रेफर करने और उसके हिसाब से तुमने जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है और कुछ नहीं। ये आपने नाम सुना होगा कभी कि मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। काफी लोग देखो, एक तो पेपर ऑनलाइन हो गए हैं तो सारी चीजें इनके मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। तो आपने अपने सिलेक्शन के लिए कितने मॉक टेस्ट लगाए? 2 मॉक टेस्ट लगाए मैंने। पहले में मेरे नंबर थे 25, दूसरे में 64। अब तुम खुद ही समझ लो कैसे। अच्छा, ये इन्होंने मॉक टेस्ट ज्यादा प्रीफर नहीं किए क्योंकि एसएससी वाले लोग मॉक टेस्टों पर ज्यादा जीते हैं, तो इन्होंने मॉक टेस्ट से काफी दूरी बनाए रखी है। मॉक टेस्ट क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि पहले क्वेश्चन में मेरे 50% भी नहीं थे, दूसरे में 75% मतलब अल्टीमेट बोलना चाह रहे हैं कि मॉक टेस्ट का कोई लेवल अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं था, तो इस कारण आपके लिए मॉक टेस्ट ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा। तो पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट था, आपको पेपर में जाते हैं, पहले इंग्लिश का पेपर होता है, उसके बाद मैथ्स एंड फिजिक्स का पेपर होता है, तो उसमें मतलब काफी लोगों को वहां पर जाने से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। तो आप उस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड किया कि मेरे को अटेम्प्ट इतना करना है या फिर इतना अटेम्प्ट करना है, इतने टाइम में अटेम्प्ट करना है, वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन जो मेरे पहले तो इंग्लिश से स्टार्ट होता है ना क्वेश्चन, जो 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 क्वेश्चन मेरे पे अटेम्प्ट हो रहे थे मैं करता गया, और मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बीच में रह जाते हैं उन्हें वो ऑप्शन बाद में दिखा देता है। जो ऑनलाइन पेपर होते हैं उसमें ये क्वेश्चन तुम्हारे से रह गया, उस पर द्वारा रिव्यू किया, वो उस पर बाद में आया तो बढ़िया, नहीं तो फिर टिक मार के चले गए आगे। ज्यादा गलत क्वेश्चन आपको टिक नहीं करने चाहिए, ज्यादा तुक्का नहीं मानना चाहिए। हाँ, इतना तुक्का कोई कौन मारे। हाँ, क्योंकि अगर गलत हो गया तो फिर आपका मार्क्स भी वहां पर कटेगा। और ये पहली बार में जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर अटेम्प्ट ज्यादा करके आगे बढ़े, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में तुम्हें मैथ या फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बचता होगा। तो मैथ का जो टाइम पीरियड होता है, मैथ और फिजिक्स का, तो ऐसे जाता है कि पूछेगी कब पूछ। मैथ और फिजिक्स में जल्दी टाइम निकल जाता है। तो देखो, आपके अल्टीमेट कितने मार्क्स आए जब आप सेलेक्ट हुए? मेरे मार्क्स थे टोटल, हाँ टोटल 45.5 45.5 आउट ऑफ 70, ठीक ना? 45.5 में अल्टीमेट 45 में। और कट ऑफ कितनी थी उस टाइम पर जीतन? कट ऑफ थी 38 कट ऑफ थी और इनके मार्क्स थे 45। तो आपको मान लो पेपर पास हो गया, उसके बाद जो जो होता है कि काफी लोगों का ग्रुप डिस्कशन या फिर रनिंग या फिर साइकोलॉजी, उसके लिए क्या क्या करते हैं और आपने क्या क्या किया वो भी बताइए। मैंने तो रनिंग करी।
इधर रनिंग वो पहले तो पेपर के कि जैसे ही अगर कोई बंदे को लगता है कि मेरे से रनिंग क्यों नहीं होगी यार, हो जाएगी यार, 1600 मीटर 2-6.5 मिनट में आराम से होगी। और रनिंग करने के बाद फिर उसमें तो क्या है, जीडी की तैयारी करनी है। जीडी में जो नहीं है कि भाई साहब इंग्लिश बोले मतलब बोलना चाहता है तो बोलो को। और तुम्हारी ऐसे जीडी में जो टॉपिक होता है 5 मिनट का डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है उसमें, और इंडिविजुअली चलते हैं और कलेक्टिवली चलते हैं। जो पहले तो ऐसे होता है कि तुम इंडिविजुअल खड़े करके जाएगा, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उन्हें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपका, और इंट्रोडक्शन के बाद हम उस टॉपिक के बारे में जो मेन चीज है वो बतानी होती है। फिर तुम्हारा कलेक्टिवली जो जीडी बोलते हैं, जब जीडी स्टार्ट होती है, जीडी में ये है कि तुम्हें कुछ बोलता ही रहना चाहिए, जो नहीं कि एक बार बोले बैठ गए, 2-3 बार अटेम्प्ट करना चाहिए बोलने का। और जो नहीं कि उसमें सभी उनको ही लेते हैं जो मतलब इंग्लिश जानते हो, सीएसबी वालों को ले, ऐसा कोई नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी आराम से सिलेक्ट होते हैं, एक ही बार में सिलेक्ट होते हैं जीडी में हिंदी मीडियम वाले। और उसका मतलब यही होता है, उसमें जो नीचे मॉरल होता है वो ज्यादा मायने रखता है। मॉरल को तुम 1-2 बार शब्द बोल दोगे, शुरुआत से बोल दोगे, फिर उसका लास्ट में जो मॉरल होता है उसे डिस्को कर दोगे, वर्णन कर दोगे उसका, तो आसानी से उनका हो जाता है। अच्छा, तो जितेंद्र जी ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप एयरपोर्ट्स की जीडी इतनी आसानी से पास कर सकते हैं, अगर आप वहां पर कंटिन्यू बोलने में रहे तो। अगर वहां पर आप डायरेक्ट बोलते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, और जो भी टॉपिक गिवन है उससे रिलेटेड आपने जो भी तथ्य है या फिर जो भी इसका मेन थीम है उससे रिलेटेड आप बोलते रहेंगे तो आपका आसानी से जीडी हो जाएगा। क्यों जितेंद्र? हाँ बिल्कुल सही। ऐसा भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि मतलब थ्रू आउट इंग्लिश बोले आप, तो ऐसा कुछ इसमें मैटर नहीं करता है। नहीं करता है, क्योंकि वहां तुम्हें वो चाहते हैं कि इंग्लिश बच्चे को समझता हो, वो बाद में इंग्लिश तो तुम्हें सिखाई देंगे मतलब। अच्छा, तो ये होता है कि अगर आपकी इंग्लिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो भी आपको अपनी कीप ऑन रखना चाहिए और बोलने की थोड़ी सी आदत डालनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कैसे बोला जाए किसी भी टॉपिक पर। और वो टॉपिक कहाँ से तैयार करने जाएंगे जितेंद्र जी जो जीडी में आते हैं? जीडी में जो टॉपिक आते हैं जो मतलब इधर उधर से, ये तो फिर न्यूज़पेपर कैसा रहता है उनके लिए कि जीडी के लिए न्यूज़पेपर लगा लिया जाए? हाँ, जो न्यूज़पेपर में आता है वो डिस्क्रिप्शन वाला, उसमें क्या है उससे तुम्हारी वोकैब्स ही होती है उसे पढ़ने से। और कुछ जो हाल ही में जो मैटर क्या बोल रहे हैं मामले चलते हैं उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर भी टॉपिक दे देते हैं। और मेरे एक चीज और बताइए जितेंद्र जी, ये काफी लोग ये करते हैं कि इनका मान लो प्रीलिम्स पास हो जाता है पहला पेपर, तो ये जीडी के लिए काफी मोटे मोटे पैसे कोचिंगों में जाकर जमा कराते हैं, उसके बाद जीडी का कोचिंग लेते हैं। तो इसके लिए आपका क्या राय है कि मतलब इन लोगों को इतने सारे पैसे जीडी के नाम पर वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जीडी के नाम पे संतुष्टि प्राप्त करते हैं पैसे देके। हम उन्हें लगता है कि हम कोचिंग में 5-6 हजार रुपया ओनली 20-30 दिन की जीडी के लिए दे दें, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हाँ हम सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसका कोई कुछ मतलब ये अपने आप को सांत्वना देते हैं कि हाँ मतलब मैं जीडी की तैयारी कर रहा हूँ। जीडी की तैयारी तो घर बैठे भी मतलब टॉपिक हो जो करंट में चल रहे हो उन पे हो सकती है। फिर भी तुम मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे के नोट्स ले लो उन पे से कर लो तो आप बढ़िया है उन्हीं नोट्सों को, क्योंकि उन्हीं नोट्सों को तुम्हें उधर कोचिंग में पढ़वाएगा, उसी की तुम्हारी जीडी चलेगी उधर ही, उससे तो इससे बढ़िया है घर करो। अल्टीमेट आपको बोलना ये है जीडी को लेकर कि अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं बजाय किसी कोचिंग में जाए, बोलने की आदत आपको डेवलप करनी होती है। कोचिंग वाला आपको कोई बोलना नहीं सिखा सकता, बोलना तो अल्टीमेट आपको ही पड़ेगा। तो बजाय कोचिंग में मोटी मोटी फीस दिए अगर आप कहीं से भी जीडी की तैयारी करें, अगर जिस भी ग्रुप में रह रहे हैं वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा बोलने की तैयारी करें, तो ये आपके लिए जीडी में शायद मेरे हिसाब से बेनिफिशियल रहेगा। सही है। और जो मतलब तुम्हारा बड़ी है कोई फ्रेंड्स अगर वो कोचिंग जा रहा है तो उसके नोट्स ले लो ना, और दोनों आपसी में रीडिंग करो इंग्लिश में, तो फायदा रहेंगे। हाँ, ये भी बेनिफिशियल रहता है कि आप जितने से जितना ज्यादा बोलेंगे, बोलने की आदत ही आपके लिए जीडी है। उसके बाद आपका मान लो जीडी हो गया तो ये सेंटर का काम होता है कि पहले आप उसे रनिंग कराएंगे, फिर पुशअप सेटअप कराएंगे, उसके बाद साइकोलॉजी को लेकर आपकी क्या राय है? साइकोलॉजी को मतलब साइकोलॉजी में क्या होता है 50 क्वेश्चन आते हैं और 45 मिनट में वे क्लियर करने होते हैं। उसमें मतलब प्रत्येक क्वेश्चन सही होता है, बस उसमें प्रेफरेंस देखे जाते हैं कौन सा ज्यादा सही है।
तो उसका उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है कि सभी क्वेश्चन टिक करने होते हैं, मतलब सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और सभी क्वेश्चन सही होते हैं। वैसे उसकी प्रेफरेंस देखी जाती है। उसका वो क्या होता है, साइको का पेपर होता है, उसमें ओनली अटेम्प्ट सब करने होते हैं, छोड़ना नहीं होता है। बच्चे फेल भी होते हैं क्या साइकोलॉजी? साइकोलॉजी में एक बच्चा फेल हुआ था हमारे 250 के बैच में थे, 180 में। अच्छा, तो ये स्टूडेंट है, इन्हें उसने क्या किया था कि उसने टेक नहीं लगाए थे। अच्छा, उसने बस केवल टेक नहीं लगाए, इस कारण मोस्ट ऑफ छोड़ दिए। अच्छा, हाँ, तो देखो साइकोलॉजी के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें बस आपको टिक लगाना है और कोई भी क्वेश्चन आपको वहां पर छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो वो आपके साथ वहां पर धोखा हो जाएगा। उसके लिए कोई बुक प्रीफर करनी चाहिए साइकोलॉजी को लेकर। काफी बच्चे एम्बिगुअस रहते हैं कि क्या बुक पढ़े, कि मार्केट में कोई साइकोलॉजी की एयरपोर्ट्स की तो कोई बुक अवेलेबल है ही नहीं, तो ये लोग बड़ी बड़ी साइकोलॉजी की बुक लगाने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या मानना है? अब तुम बड़ी बड़ी साइकोलॉजी की बुक लेके आओगे तो साइकोलॉजिस्ट ही बनना है। उधर पर नॉर्मली तुम्हारे ज्ञान लिया जाता है कि माना कि किसी तुम पार्क में घूम रहे हो, उसमें सर्कल कर आए तो तुम क्या करोगे, रास्ता छोड़ दोगे या किसी गार्ड को वो करोगे या उसे मार दोगे या किसी क्यूआरटी टीम को रिपोर्ट करोगे। इसमें से सभी जो क्यूआरटी है उसी को कॉल करना होगा, क्योंकि वो ही आगे जू में ले जाएगी उसे। इसके लिए कोई मतलब साइकोलॉजिस्ट की बुक लेना कोई जरूरी नहीं। जब तक सांप भाग गया तो फिर मतलब वो टीम आई, उससे पहले सांप भाग गया तो फिर क्या करेंगे? उसका पथ फॉलो करना है सर। अच्छा, उसका पथ फॉलो। सांप मान लो नाली में घुस गया फिर क्या करेंगे? वो हमारी टेंशन नहीं है, हमारी टेक लगाने की टेंशन है, हमारी टेक लगा हो रहा है। अच्छा ठीक है ना, ये मतलब इन लोगों को बोलना है कि आपको टिक लगाना है और सर्फ के पीछे आपको ज्यादा लेकर नहीं भागना है। सर्फ कहाँ पर है? थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना है कि वहाँ उधर डंडा लेके तुम मारो, क्योंकि ये प्राणी की हत्या है, तुम्हें आरोप लगेगा। हाँ, मतलब ये हमारे फॉरेस्ट गार्ड की ओर से हमारे ऊपर केस भी लग सकता है इस चीज को लेकर, अगर आपने स्नेक मार दिया तो। जैसे आप जल्दी में हो और तुम्हारी ट्रैफिक पे रेड लाइट जली हुई है और तुम क्या करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्या तुम्हें रुकना ही होगा, भले कितने लेट हो रहे हो। जो तो नहीं है कि तोड़ के भाग जाओ और या स्पीड उड़ा दो, वो कर लो, नहीं ऐसा नहीं है, बस रुकना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, वो सब अटेम्प्ट करते हैं, हर एक बच्चा अटेम्प्ट कर देता है। थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नॉन रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन 2 4 6 आगे क्या आएगा, 8 आएगा, सभी को पता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको साइकोलॉजी को लेकर कोई अपने दिमाग में ज्यादा बहम नहीं रखना चाहिए कि मेरे को साइकोलॉजी की कोई बुक नहीं पढ़नी चाहिए स्पेशल। बस जो आपने अब तक पढ़ा है उसी को लेकर आपको थोड़ा सा उसका यूटिलाइज करनी चाहिए। या किसी तुम्हें जो जीडी की कोचिंग दे रहा हो उस पर से नोट्स लेके आने चाहिए, बस और कुछ नहीं। जीडी भी लगानी नहीं चाहिए, उसके भी नोट्स लेने चाहिए, जीडी के भी नोट्स लेने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आपका मेडिकल के लिए डेट मिलता है। मान लो एक दिन में ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया तो आपका कितने दिनों बाद मेडिकल हो जाता है? उसके 1 महीने बाद, नहीं 1.5 महीने बाद कुछ ऐसा ही था। साइकोलॉजी या फिर रेस के बाद 1.5 महीने बाद आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल में आपकी क्या क्या वहाँ पर चेकअप होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए लोगों। मेडिकल में तो यही होता है, तुम जाते ही तो तुम्हारा ब्लड लिया जाएगा और तुम्हें सलाह दी जाएगी कि विद इन 10 घंटे होते हैं कि कितने होते हैं, सॉरी 14 घंटे से पहले कुछ खाना नहीं है। वैसा पूरे दिन भूखा रहना होता है? नहीं, जैसे तुम्हारा ब्लड जो सुबह ले जा रहा है ना 6:30 बजे, 6:30 बजे से पहले 14 घंटे से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए कि ड्यूरेशन में, मतलब शाम के 4-5 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। इसका कारण ये है कि ब्लड में शुगर बढ़ जाती है खाने के बाद। सो ब्लड जो तुम्हारा ब्लड लिया जाएगा चेक के लिए उसमें गलत भी आए, इसलिए खाने की मना करते हैं। और खाने के बाद तुम्हें छोड़ देते हैं, उधर खा लो, जो उधर होती है लोकल क्या शॉप होती है उस पर से खाना अपने खाना पड़ता है। और मेडिकल के लिए तो तुम्हारा हाइट, वेट, चेस्ट 5 इंच फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर सॉरी। और ये देखते हैं, ज्यादा तो कुछ नहीं देखते हैं, ये ईयर, नोज और ये देखते हैं, और फ्लैट पैड देखते हैं और तो कुछ नहीं देखते। मोस्टली कितने बच्चे मेडिकल में फेल हो जाते हैं? मोस्टली फेल तो नहीं बता सकते, उन्हें भी रेड कार्ड मिलता है, एक ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड मिलता है। क्योंकि जो रेड कार्ड लेते हैं उन्हें द्वारा मेडिकल या एसएमसी पर रिपोर्ट करना पड़ता है स्टेशन में ही, किसी दूसरे स्टेशन में करना पड़ता है, जो मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं उसमें। तो उसके बाद ये तो क्लियर नहीं कर सकते, बट जो बता सकते हैं कि कितनों बंदों को ग्रीन कार्ड मिलता है और कितनों को। हाँ, ये मतलब लोगों की
फिजिकल फिटनेस के ऊपर रहता है। जैसा कोई फिट है तो उसको ग्रीन कार्ड मिल रहा है और जो थोड़ा अनफिट है उन्हें रेड कार्ड मिल रहा हाँ, है। ये भी कंफर्म नहीं है, जो जितने ज्यादा बच्चे मतलब फिट है तो उनको सभी को देना पड़ेगा, जो थोड़ी है कि तो उन्हें 50% वालकर नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। जितने ज्यादा बच्चे फिट होंगे उन सभी को ग्रीन कार्ड मिलेगा, और थोड़ी बहुत दिक्कत है उन्हें रेड कार्ड दिया जाता है। रेड कार्ड वाले भी रिपोर्ट करते हैं बाद में, फिर उन्हें ग्रीन कार्ड दूसरी स्टेशन पर मिलता है। मतलब हम जो 45 का बैच था उसमें 25 की समथिंग ग्रीन कार्ड थे और शेष 20 रेड कार्ड थे। उनमें से मोस्ट ऑफ बंदे फिर जो ग्रीन कार्ड वाले थे उनको अभी रेड कार्ड वाले थे उनका फिर बाद में मोस्ट ऑफ बंदों का ग्रीन कार्ड मिल गया। मतलब जो फिटनेस के बाद उन्हें ग्रीन कार्ड मिल ही चुका है। जो ड्रीम मेडिकल करते हैं सभी। तो मेडिकल के लिए आपको कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है। अगर आपका मेडिकल फिट है तो वो फिट ही रहना है। अगर आपका मेडिकल हाँ, एक वेट की और प्रॉब्लम आती है बच्चों में। वेट का ड्यूरेशन में होता है, तुम्हारे हाइट है तो उसके 3-4 किलो वेट ऊपर नीचे चलता है। हाँ, उससे तो वेट का तो मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो फिट हो भी जाता है अगर मेहनत क्या है, मेहनत तो सब जानते हैं कैसे मदद करनी होती है। तो मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग कितने महीने बाद आ जाती है? मेडिकल के बाद 2-3 महीने बाद ज्वाइनिंग आती है। ज्वाइनिंग आती है तुम्हारी साहब, एक तो लास्ट दिसंबर में ज्वाइनिंग होती है क्योंकि जनवरी में तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, और इधर जो जून में उसमें जो ज्वाइनिंग के लिए कॉल लेटर आते हैं। 31 अप्रैल को PSL आती है, सॉरी 31 अप्रैल को तुम्हारी क्या बोलते हैं PSL आती है, और इधर अक्टूबर को आती है 31 अक्टूबर। अच्छा, मतलब एग्जाम के बाद आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, और जो स्टेट की नौकरियों में वेट करना पड़ता है ऐसा शायद मेरे हिसाब से एयरपोर्ट में वेट नहीं करना पड़ता है। सही है। वो ये कि तुम्हारे मतलब 1 साल के अंदर तुम्हारे सब काम हो जाते हैं, पेपर मिल जाता है और तुम्हारी फिजिकल भी हो जाता है, फिजिकल तुम्हारी GD और तुम्हारी मेडिकल ज्वाइनिंग भी आ जाती है 1 साल के अंदर। हाँ, 1 साल के अंदर सब काम हो जाते हैं। अच्छा, तो आपकी ज्वाइनिंग सबसे पहले कौन से सेंटर पे हुई? हाँ, यहाँ तुम्हारा मेडिकल होता है और उधर ही होती है, मतलब तुम्हारी मोस्ट ऑफ मेरी तो 3SC कानपुर हुई थी। मेरा उधर ही फेज फर्स्ट था, फेज सेकंड भी उधर ही हुआ मेरा। और उसके बाद कहाँ पर लेके जाते हैं? उसके बाद तुम्हारा री मेडिकल होता है, इसे इनरोलमेंट मेडिकल बोलते हैं। इनरोलमेंट मेडिकल में देखते हैं बच्चों के ज्यादा जिन्हें डाउट में होते हैं उन्हें चेक करते हैं, बाकी बंदों को तो सीधे भेज देते हैं। जैसे मेरे में डाउट था, मेरा चेक हुआ। मेरे में डाउट क्या था, वेट का था, क्योंकि मैं पहले मेरा 61.5 था और बाद में मेरा 65 पड़ गया। अच्छा, मतलब आपने घर बैठे बैठे वेट बढ़ा लिया। हाँ, बढ़ा। तो ये आपकी स्ट्रेटजी थी पूरी। अब आपको कितने मंथ हो चुका है ज्वाइनिंग लिए हुए? ज्वाइनिंग हुए मेरे 14 मंथ हो चुके हैं। तो 14 महीने हो चुके हैं और मौज आ रही होगी आपको ज्वाइनिंग? बहुत मजा आता है। तो वहां पर जाकर भी आपको मौज आती है, ये नहीं कि वहां पर जाकर आपकी हालत खराब कर दी जाती है? तो ये कौन सी प्रेस्टिजियस जॉब है लोगों के लिए? हाँ, जो पहले जो 6 महीने होते हैं, एक्चुअली वो 6 महीने बोले जाते हैं, वैसे रियल में होते हैं 24 वीक्स होते हैं। 24 वीक्स की तुम्हारी ट्रेनिंग होती है। उधर जाते हैं, पहले तुम्हारे तो वैक्सीकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है तुम्हें इसके चेचक के और टाइफाइड के, और ऐसे तो 7-8 टीके लगाए जाएंगे क्योंकि कोई बीमारी नहीं हो, किसी को माता नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद थोड़ी दिनों बाद तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग ऐसी होती है ग्रेजुअली कि जो नहीं कि एग्जाम तुम्हें 12 किलोमीटर दौड़ा रहे, 12 किलोमीटर तो कोई दौड़ा। पहले तुम्हें वॉकिंग पे ले जाते हैं, मॉर्निंग हेल्थ रन होती है। उधर हेल्थ रन में शुरुआत के जो 1-2 वीक्स होते हैं उसमें वैसे तुम्हें जगाना है टाइम पर ऐसे, और तुम्हें थोड़ी बहुत वॉक करते हैं। फिर उसके बाद धीमे धीमे 1, 2, 3, 4 दौड़ा देते हैं। 3, 4 हाँ, मतलब सारा काम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो कराते जाते हैं। और आपकी जितेंद्र जी, आपकी जिंदगी से रिलेटेड कुछ बात कर ली जाए, आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज तो वही है, तो लिसनिंग है सबसे मस्त। लिसनिंग क्या सुनते हैं आप? फिलहाल तो लिसनिंग चेंज होती रहती है। अब तो इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, रेडियो कोर्स में गए। अच्छा, इंग्लिश मूवी। और ये कि नेचर को देखना, प्रकृति को निहारना। और सबसे बड़ी है कि
पास्ट के बारे में सोचना। मतलब पास्ट के बारे में सोचना भी इनकी एक हॉबी है। ये मैं पास्ट के बारे में सोचता हूँ। कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई जो पास्ट छोड़, ये बात बोल रहे हैं कि ये बात बताने लायक नहीं है, प्राइवेसी है। अरे ये ऐसी प्राइवेसी है तो ये प्राइवेसी का हनन करना नहीं चाह रहे, आर्टिकल 19 का पूरा यूज कर रहे हैं। तो ये आपकी हॉबी रही। और क्या क्या रहा आपकी, मतलब कि जो भी मूवमेंट आप जो हमारे मान लो दर्शक हैं उनसे बताना चाह रहे हैं कि एयरपोर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है? एयरपोर्ट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसका पेपर क्लियर हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं होगा। पेपर पास करो, उसके बाद तो फिजिकल जीडी कुछ नहीं है, आप आसानी से इनरोलमेंट होती है तुम्हारी। और उसके लिए ये है कि रेफर करो क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा, और रेफर और जो नहीं क्वेश्चन ऐसे रेफर करनी चाहिए लग रही है इसमें दम हो, लग रहे हो कि 2 + 4 = 6 ऐसे भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कम करने चाहिए। अब ये अपकमिंग एग्जाम है, इन स्टूडेंटों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि अब देखो मार्च तो अल्टीमेट 2 मार्च हो गया, तो ज्यादा बचा नहीं है, शायद 18 अप्रैल से पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो इन लोगों के लिए आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे कि किस प्रकार से इन लोगों को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, या फिर किस चीज पर सेल्फ स्टडी पर फोकस ज्यादा करना चाहिए, या फिर कोचिंग पर फोकस ज्यादा करना चाहिए, या फिर यूट्यूब से कितना फोकस करना चाहिए? देखो सेल्फ स्टडी जो तुम्हारी कोचिंग है, कोचिंग तो बंद ही कर देनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग में तो तुम 6 महीने हो गए होंगे करते करते, जब से तुम्हारी डेट आई पेपर देने की नोटिफिकेशन आया हुआ तब से कोचिंग कर रहे होंगे, और अब मोस्ट ऑफ बंदों ने कर ली होगी। इसके लिए तो अभी रिवीजन नहीं है, सेल्फ स्टडी करो, क्वेश्चन को रेफर करो, जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस सेट है उन्हें निकालो, या और जो तुम्हें नोट्स मिले उन्हें रेफर करो, उन्हें देखो, और सभी। और यूट्यूब की तो यूट्यूब के बारे में तो कुछ ना कह सकते, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पे ना पढ़ा, ये यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब का कोई ज्ञान नहीं है मेरे पास, यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, ये यूट्यूब के बारे में कुछ ज्यादा बात करना नहीं चाहते हैं। तो ये थी आपकी जितेंद्र जी की जर्नी जो आपने इनसे बैठकर सुनी, और हो सकता है देखो ये जर्नी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बताना कि काफी लोग होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण अपना सिलेक्शन खो देते हैं। उनके अंदर इतनी नॉलेज पोटेंशियल भरा होता है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इतने डरे हुए होते हैं कि क्या होगा पेपर में, क्या नहीं होगा। तो आप भी देख सकते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं होती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में एयरफोर्स का अटेम्प्ट बड़ी आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। इसे लेकर आपको कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, बस अपने आप पर कॉन्फिडेंस से आपको अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए। जहां भी है, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, उसका नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और यूट्यूब के बारे में भी कुछ बोला जाए तो देखो यूट्यूब पर जो भी एक ट्यूटर है उसे ही को आपको फॉलो करना है। जो बोलते हैं ना घाट घाट का पानी आपको ज्यादा नहीं लेना है। हो सकता है नॉलेज गेन हो जाएगी आपको, लेकिन वो आपके सिलेक्शन में आप काफी सारा टाइम गवा चुके होते हैं। तो ये अपकमिंग एग्जाम है आपका जो 18 शायद अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए ये जितेंद्र की पूरी जर्नी सुनाई गई है आपके लिए। अगर इससे किसी को फायदा होता है तो उसका क्रेडिट आप जितेंद्र को दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर फायदा नहीं होता है तो आप तो बोल सकते हैं कि हमने आपका टाइम लिया, तो उसका भी ब्लेम आप उन पर कर सकते हैं। तो वीडियो को जितना अगर शेयर करेंगे, जिन लोगों तक पहुंचाएंगे, इसकी वास्तव में एक्चुअल में नीड है उन लोगों के लिए, तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो को आपको शेयर करते रहना चाहिए, और जो भी आपको फायदा होता है, अगर आपको देखो ये हमने एक्स ग्रुप का स्ट्रेटजी शेयर किया, अगर आपको बाई ग्रुप का भी स्ट्रेटजी चाहिए तो हम बाई ग्रुप के भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उन सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, एयरमैन बोलेंगे उन्हें, क्योंकि वो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तो जितेंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद। जितेंद्र जी आपने हमारे बारे में पूछे मतलब इनके बारे में क्यों ना पूछो, तब अब चल कोई बात ना। अच्छा, ये अब ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि इनके अंदर अभी ऐसा चलो ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपना जीडी में बोलना है भाई, जीडी में बैठे नहीं रहना, उसका मोर बोलना है, क्योंकि जीडी में तुम बोलते रहोगे तो सिलेक्शन पक्का है। थोड़े बहुत 3-4 बार भी खड़े होकर बोल जाए तो 100% है तुम्हारा। 100% है। तो जीडी को लेकर आपको कोई एम्बिगुअस नहीं है। और पेपर में ये है कि पेपर तो नॉर्मली आएगा, ऐसा कोई भी तुम्हें
IIT के लिए ना करवा रहे, मेंस को पेपर नहीं है, एयरपोर्ट को भी चाहते बच्चे आने चाहिए, उन्हें भी जरूरत है। अभी वहाँ बेलगाम चले तो नहीं ना बता सकता मैं। हाँ, वो इंटरनली जानकारी आपको नहीं देनी चाहिए, हम भी लेना नहीं चाह रहे इंटरनली जानकारी, क्योंकि हमें बस आपकी स्ट्रेटेजी शेयर करनी है। इंटरनली कोई भी फोर्सेज हो, क्योंकि वो फिर प्राइवेसी का हनन हो जाता है, क्योंकि फोर्स वाले प्राइवेसी को अवेल नहीं करते। तो थैंक यू जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।